यूक्रेन पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल। यूक्रेन और रूस के बीच जो एक हाई लेवल बातचीत चल रही है और जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, तयाल साहब, आपको क्या लगता है कि उसमें से कितने गंभीर हैं तमाम पक्ष बातचीत के लिए? और जो 15 पॉइंट के नेगोशिएशन या अग्रीमेंट की भी बात है, क्या आपको लग रहा है कि वॉर जो है अब वो एक हल की तरफ बढ़ रही है या फिर के और एस्केलेशंस भी हो रहे हैं, क्योंकि तरह तरह के प्रोवोक करने वाले, भड़काने वाले बयान भी आ रहे हैं राजनेताओं के? देखिए, इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच का जो ये युद्ध चल रहा है, ये अब दो स्तर पर चल रहा है। एक, अमेरिका और नाटो का रशिया के साथ क्या उनके डिफरेंसेस हैं, क्या उनका इश्यूज हैं, और दूसरा यूक्रेन और रशिया, क्योंकि यूक्रेन इसमें सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पर है, फायरिंग लाइन पर है। जिस तरह के बयान, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये वार क्राइम्स क्रिमिनल हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, तो रशिया और अमेरिका के बीच के संबंध इस समय बहुत खराब हो चुके हैं और नाटो और अमेरिका अब बहुत दूर का सोच रहे हैं कि रशिया की नीयत अच्छी नहीं है और एक द्वितीय कोल्ड वॉर शायद यूरोप में शुरू हो गई है। ये एक अपनी जगह है, पर इस समय जो बातचीत चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो उसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है। और रशिया के कुछ इस तरह वक्तव्य आ रहे हैं कि पहले उनका जो डिमांड्स थी, शायद उसमें वो थोड़ा कमी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के, उन्होंने भी कहा है कि नाटो में यूक्रेन का आना संभव नहीं है, तो उस पर वो विचार कर सकते हैं। तो जो मूल द्वंद्व था यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो नाटो के लिए था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने। उस पर यूक्रेन अब कुछ कंसेशन करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज है कि इस समय यथास्थिति है कि क्रीमिया रशिया के कब्जे में है और जो डोनबास एरिया है उसमें दो रिपब्लिक्स रशिया ने इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कर ली है। तो उस पर क्या फैसला होगा? और अब सब कुछ युद्ध किस रास्ते पर जाता है, रशिया के ऊपर इस तरह निर्भर है कि रशिया ने, देखिए, अभी जो बड़े बड़े शहर है कीव वगैरह पे हमला नहीं किया है। रशिया यूक्रेन को खत्म नहीं करना चाहता, यूक्रेन वासियों को खत्म नहीं करना चाहता। रशिया की अपनी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो उनको करना चाहता है कि सिक्योरिटी रशिया की आगे कभी खतरे में ना पड़े। तो इस पर न्यूट्रल यूक्रेन होगा, ईयू का मेंबर यूक्रेन हो सकता है, जैसे स्वीडन है या ऑस्ट्रिया है। तो कई रास्ते हैं जो निकल सकते हैं, पर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की लीडरशिप के ऊपर बहुत अधिक निर्भर है कि वो नेटो और अमेरिका पर अभी विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बार बार कहा है कि उन्हें नो फ्लाई जोन चाहिए। वो प्रेसिडेंट बाइडेन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर नो फ्लाई जोन नाटो करता है तो शायद तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये समझ लेना चाहिए कि इस समय मॉरल सपोर्ट, कुछ आर्मामेंट्स वगैरह तो देंगे अमेरिका और नाटो, पर इससे अधिक वो कुछ नहीं करेंगे। और यूक्रेन को अपना कोई रास्ता रशिया के साथ ऐसा तलाश करना पड़ेगा कि उनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। जी, और भारत की जहां तक बात है, तो भारत और रूस के बीच जो ऑयल डील हुई है वो पहले भी थी और भारत ने इसमें काफी परिपक्वता दिखाई है कि उसका क्या संबंध होगा रूस के साथ में। अमेरिका ने भी ये साफ कहा है कि वो प्रतिबंधों के दायरे में इस चीज को नहीं ले सकता। और लेकिन ये देखना होगा कि जब इतिहास दिखा जाएगा तो भारत किसोर खड़ा है इतिहास के। लेकिन अगर आप ये देखें तो अमेरिका खुद किसोर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन यूरेनियम एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। जर्मनी खुद चीजें खरीद रहा है यहाँ यूक्रेन से, और यूरोप के लिए तो बहुत बड़ा संकट है अगर ये ऐसा वहां से खरीद बंद कर दें तो। बिल्कुल, तो इसलिए जब यूरोप पूरा गैस रशिया से खरीद रहा है और कुछ ऑयल भी वहां से आ रहा है, तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो भारत से कहें कि भारत, जिसका 80%, हमारा 80-85% जो पूरा तेल और गैस है वो बाहर से इंपोर्ट होती है, तो यूरोप को या अमेरिका अब सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी में, तो उसका एक अलग दृष्टिकोण है जी। पर किसी भी देश को अगर, जब तक रशियन गैस और एनर्जी यूरोप में जा रही है, तब तक यूरोप को या अमेरिका को कोई हक नहीं बनता
कि वो भारत से कहे कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, जो ये डील अभी हो रही है। जी, पर अमेरिका इसमें एक मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है हमेशा। वैसे यूरोप के लिए बड़ा संकट बना हुआ है, और रूस जिस तरह की चुनौती अमेरिका के सामने पेश कर रहा है स्कंद दयाल साहब, वो यूरोप में तो बनी ही रहेगी। दूसरे की जो अमेरिका का फोकस रहा था चीन को लेकर इंडो पैसिफिक में, उस पर क्या असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, और किसी न किसी तरह जो इंडो पैसिफिक है उसको इस समय जो यूरोप में शीत युद्ध शुरू हो रहा है उससे अलग थलग रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इंडो पैसिफिक के, चाहे वो भारत हो जापान हो, सबको एक इंसुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत शक्तिशाली होता है तो अमेरिका का एक शीत युद्ध चाइना के साथ है, और एक शीत युद्ध अब रशिया के साथ एक नया उन्होंने खड़ा कर लिया है। पर मैं समझता हूं कि उन्हें समझना चाहिए कि ये दोनों शीत युद्ध बिल्कुल अलग अलग हैं। और अभी चाइना के भी स्टेटमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि वो रशिया के पूरे साथ नहीं है। रशिया से चाइना से बार बार स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का सब देश पालन करे, यूएन चार्टर का सब देश पालन करे, जो रूस के लिए एक संकेत है कि उनके जो मित्र हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, और भी देश हो, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है रशिया के साथ खड़ा रहना, और जल्दी से जल्दी वो इस समस्या का कोई निपटारा निकाले, नहीं तो बहुत एक दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पर पड़ेंगे, और उसका कुछ प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। पर मैं समझता हूं कि अभी तक जिस तरह से भारत ने अपनी जो पोजीशन है, अपने जो वोट है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, चाहे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हो, वियना में हो, उनको अच्छी तरह से समझाया है। और हमारे जो मित्र देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके भी जितने स्टेटमेंट्स आप देखें, उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया है, और दर्शाया है कि वो भारत की जो कंपल्शंस है, भारत की जो हिस्ट्री है, भारत का जो रशिया से जो संबंध है, उनका वो सम्मान करते हैं। और मैं समझता हूं कि यही स्थिति बनी रहेगी। अगर रशिया ने कीव वगैरह पर हमला किया और बहुत वहां पे जान माल का बहुत अधिक नुकसान पर हुआ, ये हम कैसे समझें कि रशिया जो है, रूस की सेना, अगर वो इतनी ताकतवर और बड़ी सेना है और वो जिस तरह से घेरे हुई है सब तरफ से यूक्रेन को, वो अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। क्या कोई रणनीति के तहत ये है कि वो धीरे जा रहे हैं, करना नहीं चाहते या कर नहीं पाए? हालांकि काफी उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है रूसी सेना को, लेकिन वो कीव के चारों तरफ हैं और धीरे धीरे उसको घेरे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है, ये बार बार पुतिन कहते रहे हैं कि एक सोची समझी जो उनकी रणनीति है उसके हिसाब से युद्ध चल रहा है? मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन का कहना सही है कि एक रणनीति के हिसाब से ये चल रहा है। रशिया और यूक्रेन, देखिए 20-30 साल पहले तो एक ही देश था। तो रशिया ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के बिल्कुल खत्म कर दे, यूक्रेन को, यूक्रेन के वासियों को बिल्कुल खत्म कर दे। पर वो उसकी जो अपनी डिमांड्स है वो बड़ा क्लियर उन्होंने, राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है। तो वो एक सीज की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं यूक्रेन की लीडरशिप पर कि वो नाटो और अमेरिका पर ज्यादा भरोसा न करें और रशिया के साथ कोई समझौता कर लें, जिससे उनका अस्तित्व बना रहे, उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, और शायद वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनने के लिए उनको छोड़ दे। पर अब वो रशिया अवश्य अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को ध्वस्त नहीं करना चाहता। जी, पर जिस तरह के प्रतिबंध लगे हैं रूस पर पश्चिम की तरफ से, रूस बार बार कह रहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है, बहुत तरह की चीजें, बल्कि रूस से तो कई मीम्स भी बाहर आ रहे हैं, स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स वगैरह के बंद होने के लिए। वो गंभीर बातें नहीं है, लेकिन अगर हम गंभीर रूप पे देखें तो ऑयल को लेकर और जो तमाम प्रतिबंध हैं, आपको क्या लग रहा है कि इन प्रतिबंधों का क्या असर होगा? लंबे समय तक ये चलेंगे तो क्या प्रतिबंधों से रूस को कि ये जंग को खत्म किया जा सकता है? एक चीज तो ये देखने वाली होगी कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में कोई समझौता हो जाता है, शायद हो जाए, क्योंकि बातचीत चल रही है, 15 बिंदुओं पर बातचीत चल रही है, और रशिया कह रहा है कि शायद कुछ समझौता होने की उम्मीद भी है। तो क्या ये सैंक्शंस जारी रहेंगी? और अगर ये सैंक्शन जारी रहती है तब रशिया के ऊपर दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे। पर शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों में मैं नहीं समझता कि रशिया के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा
कि वो अपनी नीति यूक्रेन के प्रति बदलेगा। जी। और जब तक यूरोप एनर्जी, गैस और ऑयल रशिया से मंगाता रहता है, तब तक मैं समझता हूं कि रशिया के ऊपर जो ये सैंक्शंस हैं उनका विपरीत असर तो होगा, पर रशिया उसको झेलने में समर्थ होगा। धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए।